हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट 4। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं हम इन सभी प्रश्नों को। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है? बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। यानी कि कह रहा है कि बच्चे किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा सृजनशील होंगे, वो तथ्य आपको यहाँ से ढूंढ के बताना है। शिक्षक की डांट से बचने के लिए बच्चे सृजनशील होते हैं या फिर दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, दबाव शब्द, अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। तो बच्चे कभी डांट से सृजनशील नहीं होते, वो आपका होमवर्क नहीं है जो कर लेंगे आपकी डांट के डर से। वो सृजनशील यानी कि उनके अंदर से सृजनात्मक क्षमता बाहर निकलती है, तो वो किसी के डांट से नहीं निकलती। पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा है दूसरों के सामने अच्छा बनने के दबाव में, दबाव के कारण भी सृजनशीलता उत्पन्न नहीं होती, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अपनी रुचि से या फिर पुरस्कार के लिए, तो देखिए बच्चे जो हैं सृजनशील होते हैं तो वो केवल अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए भी नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी भी आपका गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि अपनी रुचि से। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि विकृत लिखावट, विकृत में गलत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? और ये प्रश्न आपके 2015 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। डिस्प्रेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, या डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया। तो लिखावट संबंधी अगर कोई चीज आती है तो वहाँ पे आप ग्राफ पे चले जाइएगा तुरंत। ग्राफ, लिखावट किससे कनेक्टेड है? ग्राफ से। तो लिखावट संबंधी जो विकार है वो कहाँ चला जाएगा? ग्राफिया, यानी कि डिसग्राफिया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। फ्रेंड्स, यहाँ से यानी कि जो विकार है यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं और आप 150 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर होते हैं, इसलिए इस तरह के जो भी पॉइंट आपको मिलते हैं वो उन्हें एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आगे देखिए, आगे है कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। देखिए जब हम कोहल वाइगोटस्की पियाजे को पढ़ते हैं तो उस वक्त पढ़ते वक्त तो लगता है कि नहीं एकदम इजी है, सब कुछ याद है, लेकिन जब अकेले प्रश्न के तौर पर आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कोहल वर्ग नैतिक का दिया था या फिर शारीर का दिया था, संवेग का, तो दिमाग में चला जाता है कि पियाजे ने, संज्ञान का पियाजे ने दिया था, तो कोहल वर्ग ने किसका दिया था? और ये प्रश्न आपके 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत था वो नैतिक विकास के चरण पर आधारित था, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, वो किस अवस्था में, आपको ये यहाँ पे बताना है। कितने वर्ष का बच्चा? 2 से 7 वर्ष का बच्चा। पहली अवस्था को हम देखें तो 0 से 2 वर्ष होता है। कौन सा है? संवेदीय पेशियां, ये संवेदी गति अवस्था जो 0 से 2 वर्ष चला जाता है, तो ये कौन सी अवस्था है? पहला। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष चला जाता है, तो ये कौन सी अवस्था हो गई? दूसरी अवस्था। तो प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन सही है। अगला भी देख लेते हैं, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये तीसरी अवस्था है, ये कब से है? 7 से 11 वर्ष तक है और ये तीसरी अवस्था है। वहीं पे फिर चौथी अवस्था आपका आ जाता है 11 से 15 वर्ष या 18 वर्ष भी होता है, और ये आपकी चौथी अवस्था है। तो प्रश्न में पूछा गया कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच जो बच्चे की अवस्था होती है कौन सी है? तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें क्या शामिल, इन पॉइंट्स में से आपको छांटना है। पहला कि प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रतिबंध नहीं होता, इसलिए ऑप्शन एक आपका गलत है। वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल हैं, ये भी होता है। आगे देखते हैं, लेकिन इसी को यहीं से टिक मार के हम अगले क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, हमको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। आप जब भी एग्जाम में बैठिएगा आपको पहला ऑप्शन अगर लगे कि सही है तो केवल वहीं से अगले प्रश्न पर मत चले जाइएगा, चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। अगला है कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां बाल केंद्रित शिक्षा में होती हैं। बच्चों का एक कोने में बैठना, ये नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट हमें सही लग रहे हैं और 1 पॉइंट गलत। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल हो और बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, तो खेल के माध्यम से हम एजुकेशन तो देते हैं लेकिन खेल ही पूरा गतिविधियों में शामिल हो ये जरूरी नहीं होता, तो इसलिए बी ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी, यानी कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल होती है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 2005 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उस शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। ये 2015 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना,
बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहलाए। जो ऑप्शन गलत लगता है उसको गलत काटते चलिए, तो ये तो एकदम गलत है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन आगे देखिए, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, तो बच्चों को पूर्ण रूप से आप स्वतंत्रता नहीं देंगे, क्योंकि देखिए वो क्या आप एजुकेशन देना चाहते हैं, वो क्या एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसी के हिसाब से उसे स्वतंत्रता देंगे, पूर्ण नहीं। इसलिए ऑप्शन डी भी आपका गलत है। आगे अब बचते हैं 2, यानी कि बच्चों में नैतिक शिक्षा या फिर बच्चों के अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। तो नैतिक शिक्षा देते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का मूल उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता, वरन क्या आता है कि बच्चों के अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखना, बहुत ही इजी प्रश्न है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावना विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होता है। तो ये सारे भावना किस तरफ दिखाती हैं, ये किशोरावस्था में दिखाती है। यानी कि क्या होता क्या है कि बच्चा एक बच्चा भी नहीं रह जाता और न ही पूरी तरह से एक बड़ा व्यक्ति ही बन पाता है, यानी कि वो कैसे है, बीच में अटक सा जाता है। तो इस कंडीशन में उसके अंदर ये प्रश्न बनते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा भी कोई वजूद है या नहीं। तो ऐसे द्वंद्व भरे शब्द उस वक्त उनके दिमाग में पनपते हैं। तो वो कौन सी अवस्था है, वो किशोरी अवस्था है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षा के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। यानी कि जब आप बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो कुछ बच्चे तो आपकी एजुकेशन को ग्रहण करते हैं आपकी मेहनत पर, लेकिन कुछ बच्चे इस बात पे को ग्रहण नहीं करते। तो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट को देख लेते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं होगा। आपके कक्षा में छात्र आपको पसंद नहीं करते, ये भी पॉइंट नहीं होगा। अगला है कि भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्ति गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं, तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी आपका बचता है और यही सही है। कैसे, तो देखिए, जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि आपको एक ही टीचर एजुकेशन देता है और आपकी क्लास में और भी बच्चे हैं, लेकिन क्या सब टॉप करते हैं, नहीं। लेकिन एजुकेशन जो दी जाती है टीचर के माध्यम से वो तो सबको वही दी जाती है ना। फिर भी कुछ तेज होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं। तो क्यों होते हैं, वो प्रत्येक बच्चे की अपनी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो उसी के हिसाब से एजुकेशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं और नहीं कर पाते, और वो आगे पीछे हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पिछड़े पृष्ठभूमि छात्रों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। यानी कि पिछड़े पृष्ठभूमि वाले जो छात्र हैं उनमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता। ऐसे बालक बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, पिछड़े वर्ग का है, ये जरूरी तो नहीं कि हर एक बालक बुद्धिमान हो, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे बालकों में उपयुक्त शैक्षिक सुविधाओं की कमी होती है, कमी तो होती है, ये बात हम मानते हैं। आगे देखते हैं, ऐसे बालक धनी परिवार वाले पृष्ठभूमि के होते हैं। कहा जा रहा है पिछड़ी, तो धनी परिवार कहाँ से आ जाएगा इसमें, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन आपका कट जाता है। बचा क्या, केवल बी बचा। ऐसे बालों में उपयुक्त शैक्षिक सुविधाओं की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो सृजनशील बालक होते हैं, वो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा छात्रों के व्यवहार में वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षक की सहायता करता है। कौन सा पॉइंट है वो बताना है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत या चौथा है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो क्या है, प्रश्न को फिर से दोहराइए कि निम्न में से कौन सा छात्रों के व्यवहार में वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करता है। यानी कि वांछित स्वरूप और दिशा उसे प्रदान करे, कौन सा है, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है जो बच्चे के व्यवहार को वांछित दिशा प्रदान करता है। क्योंकि अगर देखिए एक बार बताने में उससे गलती होती है तो आप उन्हें क्या करेंगे, पुनः उससे प्रयास करवाएंगे, तो क्या होगा, वो उसकी जो त्रुटियां हैं वो कम होगी। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही है। तो फ्रेंड्स, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हुए जो हमने और पुरानी बुकलेट से उठाए थे और कुछ नए प्रश्न थे। प्रश्न आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।